For more updates, subscribe to our channel, click the links and enjoy watching the videos. वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो इसके पहले हमने देख लिया था कि किस तरह से इक्वेशन को स्टेप बाय स्टेप बैलेंस किया जाता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती है और उनके अंदर किस तरह से केमिकल इन्वॉल्व होते हैं, उस केमिकल के कुछ प्रॉपर्टीज के हिसाब से उन रिएक्शन का स्पेसिफिक नेम दिया गया है। सो सबसे पहले टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के अंदर है, वी हैव लर्न इन द क्लास 9 दैट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम of one element do not change into those of another element। इसका मतलब है कि जो एक एलिमेंट है रिएक्टेंट में अगर आपने एलिमेंट लिया है तो वो रिएक्शन करने के बाद कोई दूसरे एलिमेंट में वो कन्वर्ट नहीं हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं सोडियम लेता हूं Na, तो ये रिएक्शन के बाद कन्वर्ट करके ये हीलियम नहीं बन जाएगा, या सोडियम कन्वर्ट होके कोई और एलिमेंट जैसे क्लोरीन नहीं बन जाएगा, वो सोडियम ही रहेगा। बस इसके साथ यहां जो दूसरा रिएक्टेंट है वो अटैच हो जाएगा। जैसे अगर हम यहां पर ले रहे हैं Na+Cl, तो ये दो ही नाम यहां दिखाई देंगे, यानी ये एलिमेंट अगर आपने सिंगली लिए है तो ये एलिमेंट सिंगल अटैच हो जाएंगे आपस में और कोई दूसरा एक प्रोडक्ट बना के दिखाएंगे, ना कि NaCl यहां पर HeF यानी हीलियम और फ्लोरीन, यानी ये टोटली डिफरेंट एलिमेंट है। तो ये एलिमेंट टोटली दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट नहीं होगा, बल्कि ये दोनों यहां जुड़ सकते हैं बस। सो पॉसिबिलिटी होती है एलिमेंट की कि वो किसी और एलिमेंट के साथ ज्वाइंट हो जाए, या कुछ और अगर उसमें रिएक्शन होती है तो कोई दूसरी रिएक्शन, लेकिन दिखेंगे यही दोनों। ये कन्वर्ट होकर दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकते। तो पहली लाइन का ये मीनिंग है कि एलिमेंट्स जब रिएक्शन करेंगे तो वो किसी दूसरे एलिमेंट्स के एटम में कन्वर्ट नहीं होंगे। Nor do atom disappear from the mixture or appear from airways। रिएक्शन के दौरान वो एलिमेंट पूरी तरह से डिसअपियर नहीं हो सकता है, ना ही वो कहीं और से फिर वापस आ जाए। जैसे कि अभी NaCl मैंने एक एग्जांपल जो लिया था, इसमें सडनली Na गायब दिख रहा है आपको और फिर अचानक से फाइनल रिएक्शन में वो पूरा का पूरा आ गया, या रिएक्शन में कहीं और से वो अपीयर होता है। सो इस तरह से भी कोई रिएक्शन नहीं होती है। अगर रिएक्शन हो रही है तो प्रॉपरली वो एलिमेंट वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा, या बॉइल होगा, या बर्न होगा, लेकिन आपके सामने वो रिएक्शन होगी और एक फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। वो कहीं पर भी गायब नहीं होगा, या कहीं से एक नया प्रोडक्ट उसके अंदर जनरेट नहीं होगा। एक्चुअली केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन एटम ऑफ प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस। एक्चुअली रिएक्शन में बॉन्ड्स टूटते हैं और बॉन्ड्स जुड़ते हैं, और इसी तरह से रिएक्शन होती है। तो इसके लिए यहां बोर्ड पर एक रिएक्शन मैंने दी है, हम उसको थोड़ी देर में समझते हैं कि किस तरह से केमिकल्स के अंदर बॉन्ड बनते हैं या तो वो बॉन्ड टूटते हैं। सिर्फ इतना ही हो सकता है, चाहे एलिमेंट्स हो, चाहे एटम्स हो, चाहे आप सब्सटेंस ले रहे हो, मिक्सचर ले रहे हो, या कंपाउंड ले रहे हो। कोई भी आप किसी भी तरह का जो रिएक्टेंट ले रहे हो, वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में ब्रेक या फिर कंबाइन, इन दो ही फॉर्म में बॉन्ड्स या तो टूटेंगे या तो जुड़ेंगे। इस फॉर्म में वो नया प्रोडक्ट बनाएंगे, ना कि कहीं और से उसके अंदर एलिमेंट्स या जो कंपाउंड है वो ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे, या कोई और चीज उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होगी। यू विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन एटम्स इन चैप्टर 3 and 4। तो नेक्स्ट चैप्टर 3 और 4 के अंदर आप बॉन्ड किस तरह से फॉर्म होते हैं इसको और डिटेल में पढ़ोगे। फर्स्ट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट टाइप की जो रिएक्शन है आपकी वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। जिस तरह के आपके बुक में दिया हुआ है, एक बीकर है, बीकर के अंदर वाटर और कैल्शियम ऑक्साइड रखा हुआ है। इसके साथ आपको एक्टिविटी करनी है, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम इन अ बीकर। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम भी कहते हैं, और अगर जनरल लैंग्वेज में तो चूना, जो नॉर्मल चूना होता है, तो उसको हमने बीकर में लिया हुआ है। स्लोली ऐड वाटर, उसके अंदर स्लोली वाटर ऐड करना है। वाटर ऐड करने के बाद टच द बीकर एज शोन इन फिगर। अब आप इस बीकर को अगर टच करोगे तो क्योंकि अंदर वाटर और कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन हो रही है तो वहां हीट जनरेट होती है, जिसके कारण ये बीकर गर्म होगा। डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर? सो यस, वो गर्म होगा क्योंकि अंदर जो है वो रिएक्शन हो रही है। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट वेगोसली विद वाटर टू प्रोड्यूस साल्कलाइन और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। जब कैल्शियम ऑक्साइड यानी ये जो चूने के जो टुकड़े हैं ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, जिस तरह से यहां रिएक्शन में दिया है, तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या साल्कलाइन बनाते हैं।
सो ये प्रोसेस किस तरह से होती है, यहां देखिए कि दो रिएक्टेंट है, ये कंबाइन हो रहे हैं और क्या बना रहे हैं, CaOH ट्वाइस। ये ऑक्सीजन इसके साथ अटैच होके OH ट्वाइस बना रहा है और ये कैल्शियम यहां ऐड हो रहा है और इस तरह से ये बन रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो यहां देखिए दो रिएक्टेंट यानी दो अलग अलग चीजें ऐड होके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है। जब भी दो अलग चीजें सिंगल एक प्रोडक्ट बनाएगी तो वहां होगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। जैसे आप देख रहे हो यहां दो रिएक्टेंट है और सिर्फ प्रोडक्ट में एक सिंगल मिल रहा है। Such a reaction in which a single product is formed from two or more element is known as combination reaction। ऐसी रिएक्शन जहां आपको बहुत सारे, दो ही नहीं दो से ज्यादा, 3, 4, 5 जितने भी आपने अगर एलिमेंट या सब्सटेंट लिए हैं वो सारे के सारे मिक्सअप करने के बाद सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट में आपको क्या मिल रहा है, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है, चाहे वो एलिमेंट हो चाहे सब्सटेंट हो या कोई और चीज हो, लेकिन सिर्फ एक मिल रहा है। तो इस तरह की रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। कॉम्बिनेशन का मीनिंग ये है कंबाइन होना, तो सारे के सारे कंबाइन होकर क्या बना रहे, एक प्रोडक्ट। तो आप इस तरह से याद रख सकते हो कि रिएक्शन में कितने भी आपने रिएक्टेंट लिए हैं लेकिन प्रोडक्ट साइड में वो सारे रिएक्टेंट ऐड होके सिर्फ वन अगर प्रोडक्ट देते हैं तो वो होगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके आगे नेक्स्ट पेज पर दिया है, अ सॉल्यूशन ऑफ साल्कलाइन प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्शन इज यूज्ड टू व्हाइट वॉश वॉल। अब यहां जो आप पहली रिएक्शन में देख रहे हो CaOH ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बना हुआ है ये अप्लाई किया जाता है वॉल के ऊपर। अब ये रिएक्शन क्या है, तो जो नॉर्मली पहले के जमाने में या अब भी कुछ कुछ घरों में जो दीवार के ऊपर पेंट किया जाता था चूना, ये उसकी रिएक्शन है। नॉर्मल चूना घर में लाया जाता है, उसको जब पानी उसके अंदर ऐड करते हैं तो वो पकता है और उसके बाद बुझा हुआ चूना, जिसको साल्कलाइन कहते हैं, बुझा हुआ चूना बनता है। इस चूने को अप्लाई किया जाता है, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को वॉल्स के ऊपर। इसके बाद क्या रिएक्शन होती वो हम आगे देखते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म द थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल। अब ये जो आपने चूना अप्लाई किया है ये एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कुछ दिनों में यहां पर ये आपस में रिएक्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि आपने जस्ट अप्लाई किया है। एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड कंटिन्यू उसके साथ रिएक्ट करती है और उसको बना देती है कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट उसी तरह का मार्बल होता है जो संगमरमर आप जिसको कहते हैं उस तरह का, बट क्योंकि ये जो वॉल पे लगाया हुआ है और CO2 उसके एक एक मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो रही है तो उस तरह का सॉलिड मार्बल ये नहीं होता है, ये क्रिस्टल फॉर्म में होता है। यानी आप सोचिए कि संगमरमर को आपने पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और उसको वॉल पे अप्लाई किया है। इस तरह के मार्बल या कैल्शियम कार्बोनेट की जो लेयर है वो वॉल के ऊपर दिखती है और उसी तरह से जैसे आपका मार्बल चमकीला होता है वैसी ये लेयर भी चमकीली होती है। Calcium carbonate is formed after 2 or 3 days of whitewashing and gives a shiny finish to the wall। और कुछ दिनों के बाद वो रिएक्शन और ज्यादा पावरफुल हो जाती है और पूरी तरह से जब दीवार का वो पेंट सूख जाता है तो आपको एक शाइनी टेक्सचर दिखता है। एक नया घर पेंट अगर हुआ है चूने से तो एकदम व्हाइट वो दिखाई देता है। तो वो जो लेयर होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की होती है। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल इज ऑल्सो CaCO3। और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि जो वॉल के ऊपर बन रहा है और जो मार्बल का फॉर्मूला होता है वो दोनों एक ही है, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। अब दीवार के ऊपर अगर आप उसको ब्रेक करना चाहो तो वो इजीली टूट जाएगा, बट मार्बल इजीली ब्रेक नहीं होता है। सो आप कहोगे कि वहां कैसे बन रहा है, बिकॉज वो क्रिस्टल के फॉर्म में छोटे छोटे, क्योंकि आपने ये जो अप्लाई किया हुआ ये कैसा है, लिक्विड फॉर्म में, और जब आप उसको अप्लाई करोगे तो वो पूरी तरह से फैल जाएगा। सो जब कार्बन डाइऑक्साइड उसके साथ अटैच होगी तो एक पतली जो पपड़ी जैसी लेयर होती है वो उसके ऊपर आएगी जो ज्यादा सॉलिड नहीं होगी। सो मार्बल का फॉर्मूला है, लेकिन कहीं पर भी मिस मैच नहीं करना है अपने दिमाग को कि मार्बल तो बहुत ज्यादा सॉलिड और टफ होता है, तो वैसी लेयर नहीं है, क्योंकि वो सॉलिड है और वो एक क्रिस्टल फॉर्म में, बहुत ही बारीक पाउडर फॉर्म में वहां पर फैला हुआ है दीवार के ऊपर, और फिर वहां CO2 अप्लाई हो रही है, जिसके कारण वहां पे क्रिस्टल CaCO3 या कैल्शियम कार्बोनेट मिल रहा है। सो ये रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन को इस तरह से देखते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस फॉर्म में है यानी कि गीले फॉर्म में दीवार पे लगा हुआ है, उसके साथ एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैस है वो अप्लाई हो रही है और फिर बन रहा है कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में। अब H2O यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में, वो क्या होता है, धीरे धीरे वो लिक्विड क्या होगा, जैसे जैसे एटमॉस्फेयर की गर्मी बढ़ती जाएगी और वो दीवार पर का जो चूना है वो सूखते जाएगा। तो एक तरफ से ये जो H2O दिखा है ये वेपर के फॉर्म में इवेपोरेट हो जाता है।
और दीवार पर क्या रह जाता है, सिर्फ CaCO3 या कैल्शियम कार्बोनेट। आगे है, लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो ये दोनों एग्जांपल आप अगर देखोगे तो यहाँ पर कंबाइन हो रहा है, यहाँ पर भी CO2 कंबाइन हो रही है, बट यहाँ दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक वेपर बन रही है और एक कैल्शियम कार्बोनेट। सो ये सारी की सारी जो है कंबाइन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर भी कॉम्बिनेशन हो रहा है। यहाँ जो हाइड्रोक्साइड है ये यहाँ पर दूसरा कंपाउंड अटैच हो रहा है और यहाँ का जो प्रोडक्ट है वो बाहर निकल रहा है। यहाँ जो हाइड्रोक्साइड है उसमें का H2O बाहर निकल रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कंबाइन होते हुए भी दिख रहा है और दो दो प्रोडक्ट भी दिख रहे हैं। सो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। अभी हमने कहा है कि एक ही रिएक्शन या एक ही प्रोडक्ट मिलता है तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये उसकी सपोर्टिव रिएक्शन है जो हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन में पढ़ रहे हैं। यहां हम आते हैं, जो अभी हम पढ़ रहे हैं कि ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये सपोर्टिव रिएक्शन आपको एक्स्ट्रा उसमें बताई गई है, जैसे आपके बुक में एक बॉक्स है, ये सपोर्टिव रिएक्शन की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो आगे चल के कैल्शियम कार्बोनेट में बदलता है। सो हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन के तौर पर सिर्फ इसको कंसीडर करेंगे, ये आपको सपोर्टिव रिएक्शन पढ़ाई गई है, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और यहां तो दो प्रोडक्ट दिखाए गए और ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम पढ़ रहे हैं, तो ये एज अ सपोर्टिव रिएक्शन। नेक्स्ट, बर्निंग ऑफ कोल। जैसे बुक में दिया है बर्निंग ऑफ कोल, तो कोल लकड़ी से ही तैयार होता है। सो ये लकड़ी है कार्बन फॉर्म में, ऑक्सीजन प्रोवाइड हो रही है, दोनों जल रहे हैं। अब मैंने कहा था कि रिएक्शन को और हम इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, तो ये जो डेल्टा वाला साइन होता है, ये ट्रायंगल, स्मॉल ट्रायंगल, ये हीट को दिखाता है। यहाँ पर जब भी हम किसी चीज को जलाते हैं सो आप इस तरह का जो एरो है वो दे सकते हैं। सो कार्बन यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ बर्न हो रहा है और क्या बना रहा है, CO2। दो रिएक्टेंट है, सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, यानी ये कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगली रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2O एंड O2। H2 गैस है, O2 गैस है, जैसे कि हमने यहां दिया है H2 एंड O2, ये दोनों गैसेस है और कंबाइन होके क्या बना रहा है, H2O। लिक्विड फॉर्म में है और ये दोनों गैसेस है। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, बैलेंस करने के लिए यहां O2 है, इस O2 को यहां पर 2 लगा देते हैं, तो ऑक्सीजन 2 हो गए, हाइड्रोजन देखते हैं 2 और ये 2 4 हो गए, यहां पर 2 लगाते हैं, तो ये रिएक्शन बैलेंस भी हो गई। सो ये बर्निंग ऑफ कोल एंड फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। आगे है, इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट व्हेन 2 और मोर सब्सटेंस, एलिमेंट और कंपाउंड, वहां पर सब्सटेंस भी कहा गया है, एलिमेंट भी कहा गया है, कंपाउंड, लिक्विड, कोई भी दो या दो से ज्यादा मटेरियल जो आपस में कंबाइन हो रहे हैं रिएक्टेंट साइड में, कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, द रिएक्शन इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो आप इसको अंडरलाइन कर सकते हो, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, ये इसकी डेफिनेशन है। इन एक्टिविटी 1.4 वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इन्वॉल्व। अब हमने जो ये एक्टिविटी की थी इसमें उसने कहा था कि जैसे ही इनको ऐड करेंगे, यानी कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर वाटर को ऐड करेंगे, तो इस बीकर को टच करके देखो, सो बीकर गर्म हो गया था। सो ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करने के दौरान खुद अंदर ही अंदर हीट जनरेट करते हैं, ऐसी रिएक्शन को कहा जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो में जो एग्जिट है, एग्जिट से आप याद रख सकते हो, एक्सो मींस एग्जिट के सिमिलर है, तो एग्जिट मतलब बाहर निकलना होता है। तो अगर खुद से रिएक्शन में से खुद से एनर्जी बाहर निकलती है या हीट बाहर निकलती है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दूसरा एक होता है जब हीट अंदर जा रही है या आपको प्रोवाइड करनी पड़ रही है, जैसे यहां हमने प्रोवाइड की थी, तो ये जो है ये रिएक्शन एंडोथर्मिक हो गई, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन को हम पहले माचिस लगा के उसको जलाते हैं, तो ये एंडोथर्मिक हो गई, ये पहले लेती है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। यहां पर बाहर निकल रही है, एक्सोथर्मिक हो रही है, तो बाहर निकलने को हम एक्सो या एग्जिट से याद रखेंगे, और इन अंदर जाता हुआ एंडोथर्मिक। जब रिएक्शन में हीट देनी पड़ेगी तो उसको एंडोथर्मिक, जब खुद ब खुद हमको हीट मिलेगी एग्जिट यानी बाहर निकलते हुए दिखेगी तो हम उसको कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दिस मेक द रिएक्शन मिक्सचर वार्म, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आप उसको अंडरलाइन कर सकते हो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसे कहेंगे, व्हेन ड्यूरिंग रिएक्शन हीट इज एग्जिट फ्रॉम द रिएक्शन, या वहां से बाहर आती है तो हम उसको क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अदर एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक और एग्जांपल है, उसको लेते हैं कि किस तरह से हीट जो है वो रिएक्शन के दौरान बाहर निकलती है।
अदर एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस जैसे आपकी एलपीजी सिलेंडर के अंदर भी होता है, सो एलपीजी जलने के बाद या नेचुरल गैस जलने के बाद जो रिएक्शन होती है उसका एक एग्जांपल लेते हैं, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। CH4 गैस फॉर्म में ऑक्सीजन प्रोवाइड हो रही है उसको जलाने में। सो यहाँ पर हीट एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट कहां से इन्वॉल्व हो रही है, यहाँ तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड और H2 दिख रहा है। सो ये जो रिएक्शन है ये बर्नर पर होती है। जब आप एलपीजी को जलाते हो तो आपके जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस में वो लगभग 80 या 70% या 90% का कुछ कंटेन है जो CH4 होता है, यानी मीथेन होती है। सो ये जब जलती है तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत स्लाइट अमाउंट में, क्योंकि ये नेचुरल गैस है तो जो नेचर में इंप्यूरिटीज है वो कम डोनेट करती है, तो बहुत स्लाइट बहुत कम मात्रा में यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और साथ में कुछ वाटर वेपर गैस के फॉर्म में, और बहुत ज्यादा अमाउंट में इसके साथ निकलती है एनर्जी। अब वो एनर्जी जब आप बर्नर को ऑन करते हो तो बर्नर गर्म होता है, उससे क्या निकलती है, फ्लेम निकलती है। सो वो जो फ्लेम है वो एनर्जी। तो यहाँ क्या हो रहा है, गैस बाहर निकल रही है, आपने सिर्फ लाइटर को जलाया है, उसके बाद वो बर्नर ऑन हुआ है और वो गैस जलने लगी है। दैट मीन्स आपको क्या मिल रही है, अंदर से एनर्जी बाहर मिल रही है। सो ये एक एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक का। सेकंड, दूसरा एक एग्जाम्पल, डू यू नो द रेस्पिरेशन इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो हम रेस्पिरेशन करते हैं वो भी एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आप जब आप सांस अंदर लेते हो तो वो अंदर जाने के बाद बहुत सारी जो केमिकल एक्टिविटीज है वो कंप्लीट करके बाहर निकलती है, और उसके बाद वो एक्सोथर्मिक यानी उसके अंदर भी हीट इन्वॉल्व होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गर्म गैस है तो उसके अंदर वो हीट के फॉर्म में निकलती है। आप कभी आप महसूस कीजिए अपने नाक से, अगर आप जो CO2 है वो आपके स्किन के ऊपर अप्लाई करके तो वो हल्की गर्म होती है, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसमें आगे है कि वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव। हम खाना खाते हैं, वी गेट द एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट, और जो खाना हमने खाया है उससे हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन वो एनर्जी किस तरह से जनरेट होती है, ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल राइस, पोटैटो, ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये सारी चीजें जो आप इनटेक करते हो, अंदर लेते हो, वो टूटती है, डाइजेशन होता है और उसके बाद उसके अंदर से कार्बोहाइड्रेट्स निकलता है। These carbohydrates are broken down in the glucose, और वो जो आपके अंदर कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, ये सारी चीजें जो अंदर जाती है, इनमें से कुछ हिस्से जो है आपकी वर्किंग के दौरान टूटते हैं, बॉन्ड उसके टूटते हैं। These glucose combine with oxygen in the cell of our body and provide energy. ये जो सारी चीजें अंदर गई है उससे जो ग्लूकोज बना हुआ है कार्बोहाइड्रेट से, वो ग्लूकोज आप जो ऑक्सीजन इंटेक करते हो रेस्पिरेशन के दौरान, वो ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करके एक रिएक्शन देती है। ये C6H12O6 ये एक्वस फॉर्म में ग्लूकोज है जो आपके बॉडी के अंदर है, ऑक्सीजन आपने अंदर ली है, ये दोनों रिएक्ट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, ये तीन कंपोनेंट बनाते हैं। दिस स्पेशल नेम ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन, द प्रोसेस ऑफ विच यू विल स्टडी इन चैप्टर 6। तो ये जो रिएक्शन है इसके बारे में डिटेल में आप चैप्टर 6 के अंदर पढ़ोगे। फिलहाल आपको ये रिएक्शन इसलिए समझनी है कि ये एक्सोथर्मिक रेस्पिरेशन रिएक्शन है। यहां ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं। आप जब आप एक्सेल करते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, सम अमाउंट ऑफ वाटर उस वेपर में निकल जाती है। जब हम सांस छोड़ते हैं, आपने महसूस किया होगा कि अगर हम कांच के ऊपर नाक से अगर सांस छोड़ते हैं तो मॉइस्चर क्रिएट होता है, तो ये CO2 प्लस H2O कुछ मॉइस्चर के फॉर्म में निकलता है, साथ में बहुत अमाउंट में एनर्जी वहां पे जनरेट होती है। आप अगर कोई काम कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, पढ़ा रहे हो, या इस वक्त मैं बोल रहा हूं, तो ऑक्सीजन कंटिन्यू अंदर जा रही है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर रही है, मुझे एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इस वक्त कंटिन्यू कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर जो है मेरे नाक से निकल रही है, और साथ में मैं जो बोल रहा हूं तो वो जो ग्लूकोज अंदर बर्न हो रहा है वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है मुझे बोलने के लिए। सो ये लगती है बहुत सिंपल इक्वेशन, लेकिन बहुत ज्यादा फास्ट फॉर्म में होती है। अब ऑक्सीजन लेते हो, गिन नहीं सकते हो, अंदर गई बाहर गई, तो ये रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट, क्योंकि आपको बोलने के लिए अगर मैं बोलूंगा एक मॉलिक्यूल टूट रहा है और एक मॉलिक्यूल बन रहा है, तो तब तक मैं अगला वर्ड बोलने तक मुझे पॉज लेना पड़ेगा, बट मैं कंटिन्यू बोल रहा हूं, उसका मतलब ये रिएक्शन हमारे अंदर बहुत ज्यादा फास्ट होती है। सो ये बहुत ज्यादा फास्ट फॉरवर्डिंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन को अगर हम गौर से देखते तो ये भी बैलेंस नहीं है, हमको इसको बैलेंस करना होगा। तो हम सबसे पहले इसमें चेकआउट करते हैं।
यहाँ कार्बन 6 है, यहाँ कार्बन अकेला ही है, तो सबसे पहले हम कार्बन को बैलेंस करते हैं। यहाँ कार्बन 6 हो गए, यहाँ पर भी कार्बन 6 है। अब बाकी देखते हैं कि क्या गड़बड़ हो गई है। यहाँ पर 6 2 कितना हो गया 12 ऑक्सीजन हो गए, प्लस यहाँ पर एक यानी 13 ऑक्सीजन हो गए। तो कहीं एक ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, यहाँ ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं 6 लगा के, तो 6 2 12 हो गया, और यहाँ 6 कितने हो गए 18। फिर से गड़बड़ हो रही है, यहाँ पे 12 + 1 13 ही हो रहे हैं, यहाँ 12 हो रहा है, अगर हम यहाँ 6 लगा देते तो ऑक्सीजन 18 हो जाएगा, यानी बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन चेक करते हैं, यहाँ 12 है, यहाँ 6 2 12। तो इस तरह से आपको रिएक्शन बैलेंस भी करते आनी चाहिए। ये बुक में ऑलरेडी बैलेंस दी थी, बट हमने इसको बैलेंस करके दिखाया किस तरह से ये बैलेंस होती है। नेक्स्ट, द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू द कंपोस्ट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो कंपोस्ट बनता है तो उसमें भी एनर्जी जनरेट होती है। यही उसमें बताया कि वेजिटेबल का जो जितने भी मटेरियल होते हैं, जब उसको कंपोस्ट में कन्वर्ट किया जाता है तो उस दौरान भी हीट या जो एनर्जी है वो बाहर निकलती है, और इसीलिए उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इसके लिए प्रीवियस जो हमने एक्टिविटी की है उसका एग्जाम्पल लिया है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन एक्टिविटी 1.1 वेयर हीट इज गिवन आउट अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल प्रोडक्ट। तो एक्टिविटी 1.1 में क्या था? एक्टिविटी 1.1 में था कि मैग्नीशियम रिबिन को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं, और बर्न करने के बाद वो क्या देती है? MgO, एक सिंगल प्रोडक्ट देती है। यहां पर भी रिएक्शन बैलेंस नहीं है, हम यहाँ 2 लगा के यहाँ 2 लगा सकते हैं। सो मैग्नीशियम बर्न होकर ऑक्सीजन के साथ MgO सिंगल प्रोडक्ट दे रही थी, दैट मीन्स ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब यहां पर हमने हीट इन्वॉल्व की थी, तो ये कौन सी रिएक्शन है? जब आप इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बस थोड़ा सा बर्न करते हो, ये बाकी अपने आप जलती है। सो ये भी एक तरह की एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि वो जैसे स्प्रिंकल निकलते हैं, आपने फुलझड़ी देखी होगी, फुलझड़ी जैसे जलती है, तो सेम रिएक्शन जो है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ये जो MgO है ये तर करके जलता है, ऐसे चिंगारी उड़ती है, सो वो एग्जिट करता है उस एनर्जी को। सो दिस वन इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पर आपका जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का सारा टॉपिक है वो एंड होता है। सो आई होप कि सारा का सारा जो है वो समझ में आ गया होगा। आप फिर से इस वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं किस तरह से एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये तीनों का मैंने इसके अंदर डिटेल में बताया हुआ है। सारी रिएक्शन कौन कौन सी इसके अंदर जो इन्वॉल्व हुई थी, किस तरह से बैलेंस करना है, जो रिएक्शन हम इन नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, इन सारी चीजों को आप एग्जामिन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो तब तक के आप आज जो टॉपिक हुआ है इसको कवर करके रखिए, और साथ में जो इक्वेशन है स्टेप बाय स्टेप बैलेंसिंग की, आप उसकी प्रैक्टिस करते रहिए। जैसे ही ये जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस टॉपिक हमारा एंड होगा, उसके बाद मैं कुछ 10-12 इक्वेशन दूंगा जिसको आपको बैलेंस करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। For more updates, subscribe to our channel, click the links and enjoy watching the videos.